हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हीमोलाइटिक अनीमिया हमारा टॉपिक चल रहा था। इसी में हमारा 20वां चैप्टर है हीमोलाइटिक अनीमियाज ड्यू टू एबनॉर्मल रेड सेल्स एंजाइम। इसमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पाथवे है, एचएमपी शंट और ग्लाइकोलिटिक पाथवे। इसमें अगर दिक्कत आती है तो उसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। और एंजाइम्स हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें भी अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में अनीमिया हो सकता है। थोड़ा डिटेल चैप्टर है और अगर आपने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत आएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की जो मेरी सीरीज़ है उसमें से एंजाइम्स उठा के उसको एक दो बार देख लीजिए, फिर ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इस प्लेलिस्ट की आप अनीमिया के बेसिक वीडियोस देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है, तो फिर ये चैप्टर इजीली आपको हो जाएगा। आइए देखते हैं। आरबीसी का मेन फ्लोर ग्लूकोज होता है जो दो पाथवे से मेटाबोलाइज होता है। पहला है एमडन मेयरॉफ पाथवे। 90% ग्लूकोज यहाँ से मेटाबोलाइज होता है, जिसमें हमें लैक्टेट और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एटीपी जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि ये आरबीसी का वॉल्यूम मेंटेन करता है, शेप और फ्लेक्सिबिलिटी तीनों चीज़ों को देखता है। और सोडियम पोटेशियम पंप की फंक्शनिंग भी एटीपी पर डिपेंड करती है। सोडियम पोटेशियम पंप आपने बेसिक टॉपिक्स में पढ़ा होगा, नहीं हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है सोडियम पोटेशियम पंप जो हर जगह हर सब्जेक्ट में यूज़ होगा और आगे तक यूज़ होगा, कोई इससे पीछे नहीं छूटने वाला। सेकेंड हमारा हेक्सोस मोनोफोस्फेट शंट। इसमें 10% ग्लूकोज इस पाथवे में जाता है और NADPH बनाता है। NADPH भी एनर्जी देता है। NADPH ऑक्सीडाइज ग्लूकोटाइन को रिड्यूस ग्लूकोटाइन में कन्वर्ट करता है। रिड्यूस ग्लूकोटाइन H2O2 को न्यूट्रलाइज करता है और HB को मेथमोग्लोबिन बनने से बचाता है। GPD6 एंजाइम NADPH प्रोडक्शन में की रोल प्ले करता है। यानी जो हमारी सेकेंड पाथवे आ गई HMP शंट, इसमें हमारा मेन जो फैक्टर है वो है G6PD एंजाइम। तो अगर इन एंजाइम में डेफिशिएंसी हो जाएगी या इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा या और किसी कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगी तो हमारा ये पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो G6PD डेफिशिएंसी और पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, इन दोनों से ही प्रॉब्लम हो सकती है। G6PD डेफिशिएंसी को पहले देखते हैं। इसका काम G6PO4 को HMP शंट में भेजना और NADPH जनरेट करना है। देखिए NADPH आप आगे पढ़ेंगे, मेन इसका ये है कि एटीपी की तरह काम करता है, बॉडी को एनर्जी देता है। इसकी डेफिशिएंसी से आरबीसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता और हाइंस बॉडी बन जाती हैं, और जो कि आरबीसी का हीमोलाइसिस कराती हैं। इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। वेरिएंट्स क्या होते हैं इसके, क्लास 1 to 4 अलग अलग सीवियरिटी होती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक जब तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो, ड्रग्स, इन्फेक्शन, फीवर, फावा बीन्स। स्ट्रेस के बाद एक्यूट हेमोलाइटिक अनीमिया, कोला कलर्ड यूरिन, जॉन्डिस, कभी कभी रीनल शटडाउन। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि कोला कलर्ड यूरिन किस वजह से आता है, तो आपको उसमें लिखना है कि वो G6PD डेफिशिएंसी की वजह से कोला कलर्ड यूरिन होता है। ठीक है, ऊपर वाली पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी में नहीं होता। अच्छा, इसका मेन रोल क्या है कि जब ये एंजाइम निकल जाता है तो आरबीसी एक तरीके से कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं बनती। तो जब उन पर स्ट्रेस पड़ता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें बहुत सारा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो वो हाइंस बॉडी उसकी वजह से बन जाती है और हीमोलाइसिस हमारा हो जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या बनेगी इसकी, इसकी सीबीसी में एनीमिया शो होगा, नॉन स्पेसिफिक जो होता है। पेरिफेरल स्मीयर अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको एनिसोसाइटोसिस, पॉलीकोइलोसाइटोसिस, पॉलीक्रोमेजिया, कॉन्ट्रैक्टर सेल्स, ये सब प्रॉपर्टीज दिख सकती हैं। हाइंस बॉडी ब्रिलियंट ब्रू क्रिस्पिल सुप्रावाइटल स्टेन से विजिबल हो जाती हैं। यानी मेन इसका आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो हाइंस बॉडी से होगा, और यही इसकी वो है। इस GP6 डिफिशियंसी में आपको दो चीज़ें याद करनी है, कोला कलर्ड यूरिन और हाइंस बॉडीज। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा। मेथमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए हमें देना होता है, और ये एंजाइम ऐसे से हम पता कर लेते हैं क्योंकि हमारा एंजाइम ही मेन है। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पुस्कुलर कॉज ऑफ हीमोलाइसिस। देखिए आरबीसी को एक्सटर्नल फैक्टर्स डैमेज करते हैं, आरबीसी खुद हेल्दी होता है, और इसका कारण हो सकता है इम्यून, हेमोलाइटिक अनीमिया, मैकेनिकल डैमेज, टॉक्सिन, किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है। अच्छा, इम्यून हेमोलाइटिक अनीमिया जो होता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एलो इम्यून, सेकंड है ऑटो इम्यून। एलो बाहर से होगा, सिंपल हिंदी में याद कर लीजिए, ऑटो यानी बॉडी खुद कर रही है। ठीक है, अब एलो इम्यून होमोलाइटिक अनीमिया में कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है आरबीसी का, कि किसी ने या तो गलत ब्लड चढ़ा दिया,
जो हमने डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है कि ए में चढ़ गया बी और बी में चढ़ गया ए, तो उसके एंटीजन एंटीबॉडी में आपस में रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से आरबीसी टूट गए। सेकंड हो गया हमारा हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, आरएच फैक्टर वाली, ये तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में करी है, इस पर एक पूरा चैप्टर भी है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको कर लीजिएगा, आरएच फैक्टर को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हो गया ऑटो इम्यून, यानी बॉडी अपने आप किसी वजह से अपनी आरबीसी को तोड़ रही है। ये तब होता है, या तो दो, इसके भी दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आईजीजी में दिक्कत आ जाए, आईजीजी, इसमें वार्म एंटीबॉडी टाइप बना देती है बॉडी, और दूसरा होता है आईजीएम, ये कोल्ड एंटी टाइप होता है, ये लेस देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये मेनली अपने आप से होता है। ड्रग इंड्यूस्ड भी हीमोलाइसिस हो सकता है, लेकिन वो उसको हम रूल आउट करते हैं, मेन यही फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसमें इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया की लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या आएगी? सीबीसी में एचबी, पीसीवी, आरबीसी तीनों डिक्रीज आएंगी। आरबीसी तो इसलिए आएगी क्योंकि टूट ही रही है, और रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज आएगा। ये मैंने आपको बताया था, जहां भी पीसीवी डाउन जाएगा वहां रेटिकुलोसाइट ऊपर जाएगा। स्मीर आप देखेंगे तो या तो उसमें आपको स्पिरोसाइट्स दिख सकते हैं वार्म टाइप में, और अगर आप कोल्ड टाइप देखेंगे तो उसमें एग्लूटिनेशन दिख सकता है। बायोकेमिस्ट्री इसकी देखें तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, एलडीएच इंक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिनूपेरिया इंट्रावेस्कुलर टाइप में हो सकता है। डायरेक्ट कूम टेस्ट कर सकते हैं हम, इसमें आरबीसी सर्विस एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट सीरम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है। अच्छा, आरबीसी का फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फिजिकल ट्रॉमा से आरबीसी टूट जाता है। माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइसिस, कॉजेस क्या होते हैं इसके? हार्ट या लार्ज वेसल एबनॉर्मेलिटीज, मैं आपको समझाता हूँ इसको, इसकी टेक्निकल भाषा थोड़ी समझ में नहीं आती। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई आपको इंजरी हुई, या आप बहुत सीवियर लोड में कर रहे हैं, तो उसमें आरबीसी नॉर्मली प्रेशर में भी टूट जाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें। तो होता क्या है, अब आरबीसी तो टूटे हुए हैं, और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें से ब्लड कैरी होता है, वहाँ पे किसी वजह से ब्लॉकेज है। जैसे उसमें कई लोगों के मैकेनिकल बॉम्ब डले होते हैं, या कोई उसको हार्ट की प्रॉब्लम है जैसे लार्ज हेमाएंजियोमाइमा, तो उसमें भी और प्रॉब्लम हो, फ्रेगमेंटेशन इसका चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जगह तो है नहीं निकलने की, वो ऑलरेडी वीक है, तो जब वो वहाँ से पास होंगे तो और टूट जाते हैं। इसमें कई स्मॉल वेसल डिजीज भी हो जाते हैं, जैसे एच टीटीपी। एच की फुल फॉर्म है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, और टीटीपी होता है थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डीआईसी जिसको डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन कहते हैं, और डी है तो लूपस, यानी लूपस एरिथ्रोमाइटिस। इनके आप नाम याद कर लीजिएगा, इतना ही बहुत है, डिटेल इनकी नहीं पूछी जाती। और इस ऊपर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा है GP6 डिफिशियंसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में ये पूछ सकते हैं आपसे एलो इम्यून या ऑटो इम्यून के एग्जाम्पल और उसके डिफरेंसेस, और इजी है ये, मैंने टेबल में आप देख लेंगे तो वो हो जाएगा। लैब फाइंडिंग्स क्या मिलेंगे इसके? स्कीयर में फ्रेगमेंटेड आरबीसीज मिलेंगे, पॉलीक्रोमेजिया मिलेगा, यानी बहुत सारे कलर मिलेंगे क्योंकि कलर फैल गया है। बायोकेमिस्ट्री हमारी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज मिलेगा, एलडीएच इंक्रीज मिलेगा, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज मिलेगा। यूरिन में हीमोग्लोबिन यूरिया मिलेगा, यानी हीमोग्लोबिन मिलेगा यूरिन में, हीमोसिडोन यूरिया मिलेगा। कंडीशन क्या है? G6PD डेफिशिएंसी, वाइट सेल्स, हाई बॉडीज, रेटिकुलोसाइट इंक्रीज मिलेंगे। स्पेशल टेस्ट मेथियोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट G6PD एसिड। एलो इम्यून हीमोलाइसिस में सीवियर एनीमिया होता है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन न्यूबॉर्न की जो डिजीज होती है, और ऑटो इम्यून में स्पिरोसाइट्स मिलते हैं प्लस डीएटी इंक्रीज मिलता है। आरबीसी फ्रेगमेंटेशन में एलडीएच इंक्रीज मिलेगा, हेप्टोग्लोबिन डाउन मिलेगा, और ये आपको पेरिफेरल में दिख जाएगा। बाकी ऑटो इम्यून और एलो इम्यून में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूम टेस्ट लगाना होता है। ये सब चीजें हो जाती हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन से टेस्ट में क्या किस वजह से हो रहा है। जैसे एलो इम्यून हीमोलाइसिस है तो ये क्यों हो रहा है, और इसमें कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं, अगर आप लिख के आएंगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया, और सिलेबस हमारा खत्म होने के एंड पे है। देखिए, एक बार वीडियो देख लेने से कोई सिलेबस तैयार नहीं होता कहीं से भी। या तो आप एक बार केवल वीडियो देखिए, उसी में एक बार में तो खैर काम नहीं हो पाएगा, एक बार वीडियो देखिए, एक बार वीडियो से नोट्स बनाइए, और फिर उसके बाद अपनी जो मटेरियल आपको कॉलेज से मिला है उसको आप मर्ज करके देखिए, तो आप देखेंगे कि कॉलेज की जो बुक्स हैं
या टीचर ने जो आपको लिखवाया जो इतना डिफिकल्ट था वो अब इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी के PYQ लगा लीजिए, इतना बहुत है, इतने में आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर आप स्कूल की बुक्स भी नहीं पढ़ते, केवल मेरे ये वीडियोस देख कर नोट्स तैयार कर लेते हैं और PYQ लगा लेते हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे। थैंक